सेशन आप सभी का स्वागत करते हुए शुरू करता हूं। कौन बनेगा करोड़पति? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देवी और सज्जनों, आज धनतेरस है और धनतेरस के त्योहार पर आप सबको केबीसी की ओर से और अपनी ओर से अनेक अनेक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए त्योहार एक ऐसा समय होता है जब हर किसी को अपना घर याद आता है, अपना परिवार याद आता है, अपने लोग याद आते हैं और वो फौरन अपनों के पास, अपनों के बीच, अपनों को साथ मिला करके खुशियों को मनाने के लिए शामिल हो जाते हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पास अपना घर है, परिवार है, अपने लोग हैं। लेकिन ये खुशी हर किसी के नसीब में नहीं होती है देवियों सज्जनों। जब किसी शारीरिक या मानसिक रूप से एक असहाय सदस्य को उनका अपना ही परिवार उन्हें घर से निकाल देता है, तब ऐसे लोगों के लिए एक ऐसा घर है जिसके दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। ये घर है अपना घर, जो उन्हें उसी हालत और उसी हालात में अपना लेता है। हजारों बेसहारा लोगों को आसरा देने के लिए हमारे आज के जो कर्मवीर हैं, डॉक्टर BM भरद्वाज और उनकी पत्नी है डॉक्टर माधुरी भरद्वाज, इस कर्मवीर दंपत्ति ने ऐसे बेसहारा लोगों के लिए अपना घर आश्रम का निर्माण किया है और उनकी पीड़ा से उन्हें मुक्त किया है। इस कर्मवीर दंपत्ति से हम कुछ ही देर में मुलाकात करेंगे और बातें भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट डॉक्टर सुशील कुमार मखीजा जी के साथ खेल को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर मखीजा नागपुर महाराष्ट्र में एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और कल तक इन्होंने 20,000 रुपये जीत लिए थे। इनकी सभी लाइफ लाइन्स सुरक्षित हैं। थैंक यू, सेम टू यू, प्लीज बी सीटेड। मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर में एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम करता हूँ। पढ़ना मेरा फर्स्ट लव है और मेरे स्टूडेंट्स जो हैं मैं उनको अपनी पूरी फैमिली की तरह ही मानता हूँ, तो मैं उनके साथ में काफ़ी कुछ उनके जो सुख दुख हैं वो शेयर कर लेता हूँ। घर में मैं अकेला ही हूँ क्योंकि मैंने अभी तक शादी नहीं की है। पहले रिश्ते आए तो मैं पढ़ाई में मशगूल था और उसके बाद में फिर मैं अपने करियर में बिजी रहा तो कहीं वो शादी वाली बात पीछे छूट गई। एक कहावत है कि आप या तो जिंदगी में खुश रह सकते हो या शादीशुदा रह सकते हो। डॉक्टर साहब, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। तालियों के साथ उनका अभिनंदन करते हैं। हमारे नियम तो डॉक्टर साहब को पता है। आज के एक्सपर्ट का परिचय एक बार फिर से मैं दे दूं आपको। आज के जो एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं वो हैं आज तक के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर, जिनका नाम है शम्स ताहिर खान। खान साहब, आदाब करता हूं आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आदाब अमित जी, थैंक यू वेरी मच और आपको बहुत बहुत बधाई, खासतौर पर जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए। हालांकि मुझे लगता है खुद पुरस्कार जो है पुरस्कृत महसूस करता होगा आपके सामने आकर, लेकिन दिल से आपको बहुत बहुत बधाई इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका धन्यवाद। तो खान साहब हमारे साथ पूरे खेल के दौरान रहेंगे और आपके कंपेनियन के रूप में जो नेहा पहूजा जी आई हुई हैं, नमस्कार, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। ये डॉक्टर साहब की एक शिष्या थी, उन्हें इन्होंने पढ़ाया लिखाया और अब ये एक पारिवारिक मित्र की तरह आज यहाँ पर हैं, जो एक कंपेनियन के रूप में आई हुई हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति? लेट्स प्ले। डॉक्टर साहब बहुत बहुत बधाई आपको। ओके डॉक्टर साहब, चलिए खेल की ओर अपना ध्यान देते हैं। आज का जो खेल का जो पहला प्रश्न आएगा वो होगा 7वां प्रश्न। जी सर। और इसका मूल्य है 40,000 रुपये। तो चलिए हम और आप शुरू करते हैं ये खेल। 7वां प्रश्न डॉक्टर साहब 40,000 रुपयों के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जी सर। इनमें से कौन सी एयरलाइन टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस की एक संयुक्त उपक्रम है? Which of these airlines is a joint venture between Tata Sons and Singapore Airlines? ऑप्शन सुनिए। A Indigo, B Go Air, C Vistara, D Air Asia। So I think it's C Vistara। Okay, क्या करेंगे? लॉक कर देंगे। लॉक करना चाहेंगे? जी सर। C
विस्तारा, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये बाकी जितने हैं इनके बारे में आपको जानकारी है? इनके मालिक कौन है? सर ये विस्तारा का मैंने पढ़ा हुआ है। ओके। एयर एशिया के बारे में जानते हैं? नहीं सर। आपका उत्तर सही है, विस्तारा इज द राइट आंसर। 40,000 रुपए जीत लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया उत्तर दे रहे हैं आप, इसी तरह आगे भी बढ़िए आप। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए वो आ रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर, और ये रहा 8वां प्रश्न। इनमें से कौन सी लड़ाई अपना नाम उस पेड़ से लेती है जिस पर ये फूल खिलते हैं? Which of these battles takes its name from the tree on which these flowers bloom? पहले आपको हम एक छवि दिखाते हैं, जी सर। फिर उसके बाद विकल्प डालेंगे आपके सामने, और जो इमेज है वो ये रही। जी सर। देख लिया अच्छी तरह। जी सर। अब आपके सामने विकल्प रखता हूं। ए, बैटल ऑफ बदामी। बी, बैटल ऑफ प्लासी। सी, बैटल ऑफ चौसा। डी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। बादामी का युद्ध, प्लासी का युद्ध, चौसा का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। सर आई विल गो फॉर अ लाइफलाइन। शांत हो जाएं, घड़ी मान जी, एक लाइफलाइन लेंगे डॉक्टर साहब। चारों लाइफलाइन आपकी जीवित हैं डॉक्टर साहब? जी सर। कौन सी लेना चाहेंगे? 50-50। 50-50? जी सर। ऑलराइट। 2 का अनुमान है आपको, 2 पे संदेह है। जी सर। ऑलराइट। कबीर महाशय, डॉक्टर साहब अपनी 50-50 लाइफलाइन लेंगे, इसे अंकित किया जाए, और 2 जो गलत विकल्प हैं उन्हें हटा दीजिए। 2 बाकी बचे हैं। ए, बैटल ऑफ बादामी। जी सर। बी, बैटल ऑफ प्लासी। सर आई विल गो विद ए, बैटल ऑफ बादामी। श्योर है? सर ऑडियंस पोल। शांत हो जाएं, घड़ीमान जी, ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब। इसे अंकित किया जाए कंप्यूटर जी, और ऑडियंस आपकी बारी आ गई है। डॉक्टर साहब को विजयी करवाइए। प्रश्न पढ़ता हूं आपके सामने एक बार फिर। इनमें से कौन सी लड़ाई अपना नाम उस पेड़ से लेती है जिस पर ये फूल खिलते हैं? 2 ही बचे हैं। ए, बैटल ऑफ बादामी। बी, बैटल ऑफ प्लासी। 15 सेकंड मिलेंगे और वो शुरू होते हैं अब। बी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है जनता ने, 63%। बैटल ऑफ प्लासी। क्या करेंगे डॉक्टर साहब? सर आई विल गो विद ऑडियंस। ऑडियंस के साथ जाएंगे। बी, बैटल ऑफ प्लासी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। यस, द ऑडियंस इज राइट, वेल प्लेड। वेल प्लेड ऑडियंस। बहुत ही मुश्किल प्रश्न था, लेकिन जनता ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। बैटल ऑफ प्लासी, पलाश जी सर का ये वृक्ष है, पलाश का वृक्ष, और इसी के नाम पर पश्चिम बंगाल में प्लासी नामक एक जगह है जहां पर 1757 में प्लासी की ऐतिहासिक लड़ाई सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच लड़ी गई थी। बैटल ऑफ प्लासी, उसके बारे में तो आपको जानकारी होगी। तो पलाश जो है वो इस फूल का नाम है, और प्लासी जो है वो एक जगह है वहां पर, उसी के नाम से ये बैटल ऑफ प्लासी बनी थी। अब आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब। हाँ जी, 2 लाइफलाइन चली गई, बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, आराम से खेलिए, बहुत सही ढंग से आप उत्तर दे रहे हैं। 9वां प्रश्न आएगा और मूल्य है इसका 1,60,000 रुपए। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1850 के दशक में एक मठ के बगीचे में किसके द्वारा किए गए प्रयोगों से जेनेटिक्स या आनुवंशिकी विज्ञान की एक शाखा के तौर पर उपजी थी? So genetics is a scientific discipline
stemmed from whose experiments in monastery garden in the 1850s? समझ गए? जी सर। विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए, ग्रेगर मेंडल, बी, जॉन टिंडल, सी, कैरोलस लिनियस, डी, चार्ल्स डार्विन। कैरोलस लिनियस, चार्ल्स डार्विन, जॉन टिंडल, ग्रेगर मेंडल। जेनेटिक्स। जी सर। So I'll go with A. Gregor Mendel. श्योर है? जी सर। फाइनल उत्तर आपका? जी सर। ग्रेगर मेंडल कह रहे हैं डॉक्टर साहब। ए पे ताला लगाया जाए। इसका कुछ इतिहास बताएंगे आप हमें? जी सर, स्कूल में पढ़ा था कि प्लांट्स में उन्होंने जो यानी मेजर जीन, डोमिनेंट एंड रिसेसिव जीन्स जो हैं उनका वो एक्सपेरिमेंट करके और वो प्रूव किया था कि भाई एक जीन एक पेरेंट से आती है, दूसरे पेरेंट से आती है। अगर दोनों डोमिनेंट मिलती हैं तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर, सपोज कोई लंबा है तो अगर दोनों डोमिनेंट जीन्स मिलती हैं तो वो लंबा बनेगा। एक डोमिनेंट एक रिसेसिव मिलती है तो भी वो लंबा बनेगा। लेकिन दोनों रिसेसिव मिलती हैं तो वो शॉर्ट या ड्वार्फ बनेगा। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। वेल प्लेड सर, वेल प्लेड। बहुत बहुत बधाई आपको डॉक्टर साहब। 1,60,000 रुपए जीत लिए हैं आपने। स्कूल में जो आपने पढ़ा था आज तक आपको याद है? जी सर, बहुत से लोगों को जो स्कूल में पढ़ा याद ही नहीं रहता है। ओके डॉक्टर साहब, खेल का दूसरा पड़ाव आ गया। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। बहुत सुंदर तरीके से खेल रहे हैं आप। थैंक यू सर। चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। 10वां प्रश्न है खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए इसका मूल्य। और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। किस फुटबॉल टीम ने 2019 ड्यूरेंट कप टूर्नामेंट का खिताब जीता? Which football team has won the 2019 Durand Cup title? फुटबॉल वगैरह में नो रुचि। ड्यूरेंट कप के बारे में सुना है? नाम सुना है सर, बाकी फॉलो नहीं करता हूँ। नहीं करते हैं आप। चलिए आपके सामने विकल्प रखते हैं, देखें इनमें से आपको कुछ पता हो। ए, FC गोवा, बी, गोकुलम केरला, सी, ईस्ट बंगाल, डी, मोहन बगान। So I'll go for flip the question. नहीं मालूम कुछ भी? कुछ भी नहीं है, नो आइडिया। कमेटी जी, डॉक्टर साहब को इस प्रश्न के बारे में बिल्कुल कोई भी ज्ञान नहीं है। शांत हो जाएं घड़ीमान जी, और वो चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को बदल दिया जाए। तो फ्लिप द क्वेश्चन लाइफलाइन को अंकित किया जाए। डॉक्टर साहब, इस प्रश्न का सही उत्तर देना पड़ेगा, किसी एक को गेस कीजिए। सर, सी, ईस्ट बंगाल। सी, ईस्ट बंगाल। जी सर। ईस्ट बंगाल पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। नहीं, ये गलत होता। सही उत्तर है गोकुलम केरला। जी सर। ड्यूरेंट कप जो है फुटबॉल का बहुत ही एक प्रचलित और बहुत ही फेमस और बहुत ही काफ़ी सालों से चल रहा है ये। जी सर। और मोहन बगान, ईस्ट बंगाल, FC गोवा, ये बहुत ही महान टीमें हैं। आपको हम ये भी बता दें कि हम मोहन बगान के बहुत ही फेवरेट हैं। जी सर। और ये और चेल्सी जो प्रीमियर लीग में चलता है फुटबॉल, जी सर, हम उनके फ़ैन हैं। अब मोहन बगान वाले सुन करके प्रसन्न हो रहे होंगे, ईस्ट बंगाल वाले गालियां दे रहे होंगे, कोई बात नहीं है कि नहीं? ओके, गोकुलम केरला FC won the 129th Durand Cup tournament by defeating Mohan Bagan 2-1. हार गए मोहन बगान, अरे दुख हो रहा है हमको, at the Salt Lake Stadium in Kolkata on the 25th of August 2019. अब इस प्रश्न को बदल दिया जाएगा, जैसे कि आपने कहा है। जी सर। हमारे पास एक सूची है 11 विषयों की, और आपने जो विषय चुना है वो है एंटरटेनमेंट। वाह, एंटरटेनमेंट के लिए आपको समय मिल पाता है? थोड़ा बहुत निकाल लेना पड़ता है सर। ओके, तो कबीर महाशय इस प्रश्न को हटा दीजिए और एंटरटेनमेंट के आधार पर अगला प्रश्न दीजिए डॉक्टर साहब के लिए। देखें उसका सही उत्तर ये दे पाते हैं नहीं। अगला प्रश्न एंटरटेनमेंट के आधार पर, डॉक्टर साहब आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राहुल बोस द्वारा निर्देशित 2017 की कौन सी फिल्म माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की लड़की के जीवन पर आधारित है? Which 2017 film directed by Rahul Bose is based on the life of the youngest girl in history to have scaled Mount Everest?
ऑप्शन सुनिए। ए भूमि, बी पूर्णा, सी फिलौरी, डी सिमरन। 3 लाइफलाइन चली गई हैं, सही जी, देंगे सर। आपको 3-20। जी सर। 1 लाइफलाइन बची है आस्तिक्स पर। जी सर। सो आई थिंक इट्स बी पूर्णा। बी पूर्णा जी सर। फाइनल उत्तर आपका, जी सर। ताला लगाने लायक। जी सर। कमेटी जी, बी पूर्णा पे ताला लगाया जाए, देखें सही है या नहीं। सही और एब्सोल्युटली राइट, वेल प्लेड। वाह क्या बात है। 3,20,000 रुपए जीत लें डॉक्टर साहब ने, तालियां बज जाए इनके लिए। तेलंगाना की मालावत पूर्णा ने 2014 में 13 साल और 11 माह की उम्र में एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर ये उपलब्धि हासिल की थी और उस पर राहुल बोस जी ने एक फिल्म बनाई थी जिसका शीर्षक था पूर्णा। 3,20,000 रुपए, वेल प्लेड डॉक्टर साहब, वेल डन। Thank you. एक चेक आ रहा है आपके नाम। Many congratulations, Dr. Saab, for 3,20,000 victory. थैंक यू सर। थैंक यू। Well done, sir. Well played. सर इसको मैं फ्रेम करके टांग दूंगा। हाँ जी, इसको मैं फ्रेम करके टांग दूंगा सर। फ्रेम करेंगे। जी सर। घर में कुछ सर- पेंटिंग्स हैं सर। अच्छा। उनके साथ में ये बहुत ही बेहतरीन पेंटिंग रहेगी मेरे लिए। सर 3,20,000 रुपए का चेक तो कभी भी आप फाड़ के लगा सकते हैं। नहीं सर, नीचे जो है वो अनमोल है सर, अनमोल। क्या बताएं, अब बहुत शर्मिंदा है। डॉक्टर साहब, एक व्यक्तिगत है थोड़ा, आप अकेले रहते हैं, जी सर। अब दिनचर्या कैसे होती है आपकी? सर मैं सुबह लगभग 4:30-5 बजे उठता हूँ और उसके बाद में जैसे ब्रश वगैरह करके चाय पी के मॉर्निंग वॉक के लिए चले जाता हूँ। वहाँ से आने के बाद नहा धो के मैं एक 15-20 मिनट पूजा करता हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, दुर्गा चालीसा पढ़ता हूँ और आधा घंटा योगा करता हूँ। और उसके बाद में फिर जैसे उस दिन अगर मेरा कोई टीचिंग असाइनमेंट है तो थोड़ी बहुत उसकी तैयारी कर लेता हूँ। और जब यूनिवर्सिटी बंद हो जाती है, जो कॉलेज बंद हो जाता जी सर, है, vacations। तब आप क्या करते हैं? वैकेशंस में सर मैं या तो मेरे जैसे किताबों का कलेक्शन है, मैंने बताया, तो उनको निकाल के उनकी साफ़ सफाई करनी पड़ती है और जो कुछ भी बुक्स का थोड़ा रीशफलिंग हो गया होता है तो उनको फिर अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करके पूरा टाइम उसी में निकल जाता है। बहुत अच्छी बात कही आपने। सब बचपन की याद आ गई हमें। बचपन में हम लोग भी इसी तरह जी सर। अपनी किताबों को बहुत संभाल के रखते थे, साफ सफाई करते थे। और जो स्कूल की पुस्तकें होती थी ना, वो हर क्लास में जब आगे बढ़े तो नई पुस्तकें मिलती थी। वो हमारे लिए एक बड़ा ही अव्वल एक अवसर होता था। जी सर। उसके ऊपर जिल्द चढ़ाते थे, कैसे उसका वो ब्राउन पेपर से बांधें, उसके ऊपर टाइटल लिखें, उसको बंद करके ले जाएं। आजकल की जनता जो है वो करती ही नहीं सर। आजकल की पीढ़ी वो नेट के ऊपर अपना बस पेन ड्राइव एंड ड्राइव में ले करके निकल पड़ते हैं। और सर और एक, हम जब स्कूल में थे तो जया जी की तब गुड्डी रिलीज़ हुई थी। हाँ हाँ। और मैं जिस स्कूल में था वो नागपुर में दीनानाथ हायर सेकेंडरी स्कूल बोल के है, उसकी सिस्टर इंस्टीट्यूशन है बंगाली गर्ल्स हाई स्कूल। जी। तो जया जी 1 साल वहाँ पढ़ी थी। नागपुर में? जी सर। उनके पिताश्री तो अच्छा हुआ बता दिया भाई साहब, आज जा करके मैं पूछूंगा उनसे, हमको मालूम नहीं था इसके बारे में। जी सर, तो तब जब वो आई तो हम लोग इतना प्राउड फील करते थे कि भाई हम जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं उसकी सिस्टर इंस्टीट्यूशन से इतना अच्छा कलाकार निकला है। तो हम एकदम चौड़े हो गए थे सर, बिल्कुल। अरे ये तो हमको नहीं मालूम था। क्या नाम था? बंगाली हाई स्कूल। बंगाली हाई स्कूल जी सर। नागपुर। नागपुर। बंगाली हाई स्कूल नागपुर, बंगाली हाई स्कूल नागपुर। ओके, आज जाके पूछूंगा मैं उनसे। जी। फिल्म गुड्डी देखने के बाद आपको ऐसा जी लगा? सर। भाई साहब आपको बता दें, उसमें हम भी थे। जी सर, आप भी थे। हमें देख के आपका सीना नहीं चौड़ा हुआ? सर मैं उस स्कूल में नहीं पढ़ा हूँ ना जहाँ आप पढ़े। हाँ, ये भी वो है। स्कूल की एक कनेक्ट थी कि भाई हम जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं वहाँ से ऐसे कलाकार निकले हैं। बंगाली हाई स्कूल नागपुर, बंगाली हाई स्कूल नागपुर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उसके पीछे भी एक कहानी है। जी सर। पहले ये जो फिल्म थी ना गुड्डी, इसमें जो मुख्य कलाकार थे वो तो एक तो जया जी थी, जी सर। एक हम थे, और हमने तकरीबन 10-12 दिन काम भी किया। और 10-12 दिन के बाद ऋषिकेश मुखर्जी, ऋषिदा, जी सर। उन्होंने हमको हटा दिया। हुआ ये था कि
इस बीच हमारी एक और पिक्चर जो थी वो रिलीज हो गई। उन्होंने कहा कि ये जो लीडिंग है कैरेक्टर गुड्डी के साथ, वो एक अनजाना चेहरा होना चाहिए। जी सर। इस दुविधा को दूर करने के लिए उन्होंने मुझे हटा दिया और बंगाल से समित भांजा जो थे जी सर। उनको लिए, ताकि लोग ज़्यादा न जान पाएं, क्योंकि बंगाली कैरेक्टर थे, बहुत ही वहाँ पर विख्यात उनकी एक पहुँच थी और स्थान भी था उनका बंगाली सिनेमा में, लेकिन हिंदी सिनेमा में उनकी इतनी ज़्यादा जान पहचान नहीं थी। तो ऐसा लगना चाहिए कि जो उनके सामने है, जो उनके साथ उनका प्रेम होता है, वो कोई जाना माना चेहरा ना हो। जी सर। इसलिए वो हमको हटा दिया, दुर्भाग्यवश। ऑलराइट, ओके डॉक्टर साहब, अब यहाँ पर दो तीन फिल्म से तो आपको हटा दिया, लेकिन जिंदगी में तो गुड्डी जी मिल गई ना। हाँ सर, क्या है सर, कभी कभी एक ही व्यवसाय में काम करते करते हो जाता है ऐसा, और हमको लगा कि बस यही है, इन्हीं के साथ ब्याह कर लेना चाहिए। जी सर। तो हो गया सर हमारा पूरा। और हम जानते हैं भाई साहब कि आपने पहले ही कहा हुआ है कि या तो आप हैप्पी रह सकते हैं या आप मैरिड रह सकते हैं, ऐसी धारणा थी इनकी। लेकिन भाई साहब, हम लोग बहुत से लोग हैप्पीली मैरिड हैं। जी सर। और हम लोग सब सुखी हैं और खुश हैं, है कि नहीं? और आपने कहा था कि अभी भी किताब खुली हुई है, बंद किताब नहीं तो हुई। खुली है सर। जितने भी दर्शक देख रहे हैं, डॉक्टर साहब को देख लीजिए, अच्छी तरह पहचान लीजिए, हो सकता है आपकी बारी आ जाए इनकी पुस्तक में। ऑलराइट, ओके। एक तो यह है भाई साहब, डॉक्टर साहब की यहाँ पर हमारा जो 16वां प्रश्न है 7 करोड़ रुपए का, उसका सर। द्वार खुल जाएगा। ये देखिए 7वां प्रश्न 7 करोड़ का खुल गया। एक लाइफलाइन बची है, सोच समझकर इत्मीनान से खेलिएगा। 11वां प्रश्न आ रहा है, जी सर। इसका मूल्य है 6,40,000 रुपए। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस उद्योगपति को अंग्रेजों ने राय बहादुर की उपाधि दी थी, जिसे बाद में असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने त्याग दिया था? Which of these industrialists was given the title of Rai Bahadur by the British, which he later surrendered during the non-cooperation movement? ऑप्शन सुनिए। ए जमनालाल बजाज, बी अर्दशीर गोडरेज, सी जीडी बिरला, डी टीवी सुंदरम अयंगर। समय ही समय है आपके पास। जी सर। 3 लाइफलाइन चलेंगे, एक अभी भी बाकी। कष्ट हो रहा हो तो आप अपनी चौथी लाइफलाइन ले सकते हैं। जी सर। कई बार जो यहाँ प्रतियोगी हैं आते हैं और लाइफलाइन छोड़ देते हैं, ऐसा सोच कर कि वो सही उत्तर दे रहे हैं। लाइफलाइन ले लेते हैं सर। ऑलराइट, कमिटी जी, डॉक्टर साहब अपनी चौथी और आखिरी लाइफलाइन आज द एक्सपर्ट लेना चाहेंगे और इसे अंकित किया जाए। खान साहब, आपकी बारी आ गई है। प्रश्न तो आपने सुन लिया होगा, एक बार फिर पढ़ता हूं आपके लिए। इनमें से किस उद्योगपति को अंग्रेजों ने राय बहादुर की उपाधि दी थी, जिसके बाद में असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने त्याग दिया था? 4 ऑप्शंस हैं, 60 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए। ए जमनालाल बजाज, बी अर्दशीर गोडरेज, सी जीडी बिरला, डी टीवी सुंदरम अयंगर। मुझे लगता है कि पूरे इस आंदोलन के दौरान अगर देखें आज़ादी से पहले, तो बाकी जो ऑप्शन है उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, लेकिन जमनालाल बजाज हिस्ट्री में आप अगर हम सबने ही पढ़ा है कि वो आंदोलन में भी जुड़े, गांधी जी के साथ जुड़े। जब गांधी जी वापस आए साउथ अफ्रीका से, तब भी वो उनके साथ थे और गांधी जी ने उनको अपना पुत्र भी बताया। तो मुझे लगता है कि ए जमनालाल बजाज के साथ जाना चाहिए, जहां तक मेरी अपनी समझ। कुछ पूछना चाहेंगे और कुछ? नहीं सर, बस कह रहे हैं ए जमनालाल जी बजाज। सर। एल्गोवित ए जमनालाल बजाज। जाएंगे उसके साथ? जी सर। ताला लगा दिया जाए। जी सर। ए जमनालाल बजाज, ताला लगाइए कंप्यूटर जी। जी खान साहब, आप बिल्कुल सही है। वाह, सही उत्तर है ये। अंग्रेज सरकार ने जमनालाल बजाज को एक मानद मजिस्ट्रेट नियुक्त किया प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, जब उन्होंने युद्ध नीति के लिए
धन प्रदान किया था। जी सर। तो उन्होंने उन्हें राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया, जो उन्होंने बाद में 1921 के असहयोग आंदोलन के दौरान लौटा दिया। जमनालाल बजाज सही उत्तर। 6,40,000 रुपए जीत गए आप डॉक्टर साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। अब आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं बची है, सोच समझकर उत्तर दीजिएगा। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी जोड़ी राक्षसों की जोड़ी थी जो ब्राह्मणों को भोज पर आमंत्रित करके उनकी हत्या कर देते थे? Which of these is a pair of Rakshas who used to invite priests to a feast and then kill them instead? A. खर और दूषण, B. राहु और केतु, C. हिरण्ययाक्ष और हिरण्यकश्यप, और अंत में D. इलवल और वातापी। सोच लीजिए डॉक्टर साहब, कोई लाइफलाइन नहीं आपके पास, किसी भी समय आप चाहें तो क्विट कर सकते हैं। बी एंड सी तो नहीं है सर। सर लेट्स गो विथ ए। ए के साथ जाएंगे आप? जी सर। सोच लिया? जी सर। फाइनल उत्तर बताइए। सर ए, खर और दूषण। श्योर है इसको लॉक करने के लिए? जी सर। कमेटी जी, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि वो बहुत श्योर हैं कि खर और दूषण ए पे ताला लगाया जाए। कैसे अनुमान आपने लगाया डॉक्टर साहब? सर बी और सी तो नहीं है, उतना पक्का है मेरा। डॉक्टर साहब ये उत्तर गलत है आपका। इलवल और वातापी सही उत्तर है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इलवल और वातापी राक्षस भाई थे जो ब्राह्मणों की हत्या करने के लिए कुख्यात थे। आखिरकार अगस्त्य मुनि ने उनका संहार किया था। अगस्त्य मुनि। तो डॉक्टर साहब दुर्भाग्यवश आप जीत सकते थे 12,50, 6,40 आप जीत चुके थे, लेकिन क्योंकि आपके प्रश्न का उत्तर गलत हो गया आप नीचे आ गए हैं 3,20 पर। बैड लक। डॉक्टर साहब आपसे मिल करके, आपसे बात करके, आपकी बातों को जान करके हमें बड़ी खुशी हुई। थैंक यू। 3,20,000 रुपए आप जीतते हैं, बहुत बहुत बधाई आपको। और ये 3,20,000 रुपए जो आपने जीते हैं, इनको हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आपके अकाउंट में। आपका नाम आ गया, आपका अकाउंट नंबर आ गया, 3,20,123 ये डाल दिया, बटन दबाया और ये 3,20,000 रुपए सीधे आपके अकाउंट में पहुंच गए। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। थैंक यू। वेल प्लेड साहब। अब हम चाहते हैं कि आपके जो कंपेनियन है वो यहाँ आए और हमारे साथ एक फोटो ले लें इस कैमरा से। थैंक यू सो मच। बिग हैंड फॉर डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। देवियों और सज्जनों, अब हमारा ये विशेष कार्यक्रम है कर्मवीर। देखिए, हमारे जीवन में कुछ चीज़ों की बहुत अहमियत, बहुत ही इम्पोर्टेंस होती है, जैसे कि टेलीविज़न, लैपटॉप, स्मार्टफोन, यहाँ तक कि जूते कपड़ों की भी अहमियत होती है। इनमें से ज़रा सी भी गड़बड़ी हो जाए तो हम सर पे आसमान उठा लेते हैं, और जब तक ये वापस पहले जैसा ठीक ना हो जाए, हम इनकी मरहम पट्टी यानी कि रिपेयरिंग में अपना खाना पीना सब कुछ भूल जाते हैं। पहले जैसा, इस चीज़ की हमें इतनी अहमियत होती है कि उसे हम किसी भी हाल में पहले जैसा करने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन देवियों और सज्जनों, क्या हम यही अहमियत अपने रिश्तों को भी दे पाते हैं? दुर्भाग्यवश हमारे अपने जब पहले जैसे नहीं रहते, उनका स्वास्थ्य, उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है, या उनके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं रहती है,
तो कुछ लोग देवियों सज्जनों ऐसे भी होते हैं जो मन ही मन सोचते हैं कि कैसे और कितनी जल्दी इन बोझिल रिश्तों से छुटकारा मिले, ये हमारे घर से निकल जाए। बस एक दिन हम आंख खोलें और ये हमें आसपास दिखाई न दें। देवियों सज्जनों, इस वक्त हम एक खराब टीवी और एक अस्वस्थ इंसान में कोई भी फर्क नहीं देखते। और हम अपनों को भी वैसे ही घर से निकाल देते हैं जैसे एक खराब टीवी को निकाल देते हैं। हजारों मजबूर जिंदगियां जिन्हें कभी धक्के मारकर, कभी धोखे से और कभी प्रताड़ित होकर यूं ही खुले आसमान के नीचे भूख प्यास से बेहाल उन्हें निकाल देते हैं, तो उनकी जिंदगी शायद इन्हीं बेहाल हालतों में गुजर जाती अगर इनके जीवन में डॉक्टर बृजमोहन भारद्वाज और डॉक्टर माधुरी भारद्वाज ना आते और इन्हें अपने घर वो न ले जाते। ठीक है वैसा, ठीक। नींद कैसी आती है आपको? नहीं आती? अपना घर के पीछे की ये सोच थी, जिनको कोई संभालने वाला नहीं होता है उनको संभालने के लिए एक अपना घर मिल जाए। इसका नाम अगर कोई दूसरा होता है तो उतना सुकून नहीं मिलता। अपना घर नाम आते सुकून मिल जाता है। ठीक है। अपना घर शुरू करने का हमारा उद्देश्य यही था कि कोई भी बीमार असहाय स्थिति में सेवा और चिकित्सा संसाधनों के अभाव में रोड पे दम न तोड़े, और इसी सोच के साथ हमने अपना काम शुरू किया। ऐसी स्थितियाँ लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। कई बार तो स्थिति ऐसी हो जाती है, कीड़ा पड़े हुए इतनी दुर्गंध आ रही होती है, लोग अगर ढकेल वाला है ना वो भी डंडा मार के भगा देता है कि चल चल बदबू आ रही है, उनको पानी तक नसीब नहीं होता है। तो हमारा सोच था कि ऐसे सभी लोगों को अपना घर हो। नाम क्या है आपका? नहीं पता? ठीक है, भिजवाएंगे घर। ठीक है। भोजन तो उनको मिलता ही था, कैसा भी मिलता हो, दवाई भी मिलती थी। तो ये हम कोशिश करते हैं कि सेवा ही हो, सेवा के अलावा कुछ न हो। खुश रखे भगवान, खूब देर ठीक है। और जो हमारा पहला संकल्प था ना, अभी भी हम उसी को कायम करना चाहते हैं कि धरा पर ऐसा कोई व्यक्ति न मिले जिसको इस बात का एहसास हो कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। काश मेरा कोई होता, मुझे कोई संभालता। इसके लिए हम लोग काम करते हैं। हाँ ले क्यों अब आया तो? मिलता नहीं हो। हाँ, कल ही तो नहीं मिला था, रोजाना मिलता हूँ। क्या मिलता है? हैं? कर्मनिष्ठ, कर्म साधक और आज के कर्मवीर डॉक्टर बृजमोहन भारद्वाज और डॉक्टर माधुरी भारद्वाज का तालियों के साथ अभिनंदन। बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, बहुत बहुत स्वागत थैंक यू सर। डॉक्टर साहब और डॉक्टर माधुरी जी को बहुत बहुत स्वागत आपका। अभी हमने एक वीडियो देखा डॉक्टर साहब जी। अपना घर के बारे में हमें और कुछ बताइए डॉक्टर साहब। हम सार्वजनिक रूप से अब जानना चाहेंगे और आपकी बात को हमारी जनता जो है, दर्शक, उनको बताना चाहेंगे। अपना घर एक ऐसा घर है जहाँ पर जो लोग असहाय, लावारिस, बीमार हालत में पड़े हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है। किसी को कीड़े पड़े हैं, किसी को कैंसर है, किसी को टीबी है, किसी का पैर टूटा है, किसी का हाथ टूटा है, कोई माई गर्भवती है, कोई चल नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, अपने बारे में कुछ बता नहीं सकता और तड़फ रहे हैं। वो सोचते हैं कि कोई मुझे आए और मुझे सहारा दे।
इवन उनका परिवार से और जो संबंध है उनसे भरोसा उठ चुका है, और यहाँ तक के होपलेस हो चुके होते हैं। उनको अपने जीवन की जो राह है ना, उसमें अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। और उनमें से जिनको हम लेके आते हैं 50% तो ऐसे हैं जो अपना नाम तक नहीं बता पाते हैं। उनका नामकरण भी हम लोगों को ही करना होता है। जब इनको लेकर आया जाता है तो लेकर आने पर सबसे पहला जो हमारा जो काम होता है, जो भरोसा है ना, उनका समाज से, भरोसा, परिवार जी, से बहुत आवश्यक बात हाँ। होती है जी। जो भरोसा है वो डेवलप करना होता है। उनको जीने की राह की एक आस जगानी होती है कि कैसे भी उनको भरोसा हो जाए कि अभी भी रिश्ते हैं और जिनको सींचा जा सकता है। ये जो कार्य है आप दोनों का, ये अद्भुत कार्य है। ये न तो आसान है और बहुत सारे उदाहरण भी नहीं है ऐसे दुनिया में, विश्व भर में। डॉक्टर साहब, अब तक आपने कितने लोगों की मदद की होगी? मदद कहना भी बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन एक सहायक के रूप में कितने लोगों को आपने इनके जीवन को सुधारा होगा? सर, जीवन तो उनका क्या, जीवन हमारा सुधर रहा है। लेकिन 30,000 प्रभु जी ऐसे हैं, 35,000 प्रभु जी। हाँ, जितने भी लोग आते हैं अभी आपके, आप लास्ट तक प्रभु जी शब्द सुनेंगे तो हम इनको प्रभु स्वरूप मानते हैं, और इनको जो अपना घर में रहने वाले आते हैं उनको हम प्रभु जी बोलते हैं। क्या बात है, बहुत खूब। और ये सब के सब एक ही जगह तो नहीं होंगे एकत्रित, अलग अलग आश्रमों को आपने खोला होगा? हाँ सर, इस समय 32 आश्रम हैं। भारत में जैसे राजस्थान में 18 हैं, यूपी में 8 हैं, दिल्ली में 2 हैं, मध्य प्रदेश में 3 हैं, गुजरात में 1 है, हरियाणा में 1 है, वेस्ट बंगाल में 1 है, 2 है। और नेपाल में भी आपने खोला हुआ? नेपाल में भी है। डॉक्टर साहब, ये जिन लोगों को आप एक सहायता देते हैं, उनको आप अपने घर में बुलाते हैं, उनकी अवस्था कैसी होती है? सर, एक वीडियो के माध्यम से आप दिखवा बताना देते हैं, चाहेंगे? हाँ। ओके। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि डॉक्टर साहब एक वीडियो दिखाने वाले हैं। एक थोड़ा सा हमें एक चेतावनी देनी है आपको कि कुछ दृश्य जो इसमें है वो आपको विचलित कर सकते हैं, सावधान रहिएगा। यहाँ की स्थिति बहुत खराब चल रही है भैया। काफी दिन से तो हमने देख रहे हैं, इन्हें बदबू के मार रुके नहीं पड़ रहे हैं। कौन सा गाँव है तुम्हारा? मेरा गांव महेशपुर है। बदबू के मार रुके नहीं जा रहे भैया, सेवा करवाओ। बच जाएगी बेचारी, आगे बहुत बुरी हालत है, बच जाएगी बेचारी। अम्मा, हमारे साथ चलो तुम। आजा। चलो चल जाओ। बहुत दिन में आया। डॉक्टर साहब, ये अंत में जो हमने दृश्य देखा और जो छवि देखी महिला की, ये वही महिला है जो शुरू में थी? हाँ, वही माँ है। जी वही सर, महिला है? वही माँ है। ये पहले हमने देखा कि बहुत सारे क्या घूम रहे थे उनके सर के ऊपर? ये मक्खियाँ थी, मक्खियाँ भिनवा रही थी। मतलब कीड़े तो काटते ही काटते हैं, ऊपर से मक्खियाँ काटती हैं। स्थिति तो जब ज़्यादा भयानक होती है, जो गांव वाले थे ना, जिनके हाथ में डंडा था, हाँ, वो अपने पास भी नहीं आने देते इनको। ये इनका भाव अंदर तो से ये होता है कि गांव मैं वाले बचा इनके लूं। नजदीक नहीं जाते हैं? नहीं जाते सर, नहीं जाते। उनको लगता होगा कि ये जो पीड़ित है इसके पास ना जाओ। हाँ, इन्फेक्शन लग जाएगा, हमें इन्फेक्शन लग जाएगा। इतनी बदबू आती है जिसके बारे में बताया नहीं जा सकता कि स्थिति क्या होती है। और ये तड़फते रहते हैं, और अंततः ये तड़फते तड़फते कई बार तो जो अपना घर जैसी व्यवस्था ना हो तो ज़्यादातर दम तोड़ देते हैं। कोई हॉस्पिटल वाले ने एडमिट नहीं करता जाता। तो अभी हमने देखा कि जो लाठी लेकर के घूम रहे थे वो गांव वाले थे? हाँ, गांव वाले थे। वो उन्होंने लेकर के आए आपके जो वॉलंटियर्स हैं, जो आपके साथ काम करते हैं। हुआ क्या, रूपबास है एक जगह, वहाँ से फ़ोन आया था कि एक माँ इस तरह से घूम रही हैं। तो वहाँ से हमारे एक सिस्टम है कि फ़ोन वीडियो भेज दें। सबसे पहले हम ये रिकॉग्नाइज करते हैं क्या इनके परिजन तो नहीं हैं। तो वहाँ से वीडियो आ गया, वीडियो पे गाड़ी गई, गाड़ी जाके वहाँ इसमें गाड़ी में
पूरी व्यवस्था होती है। फिर वहाँ पे जाकर देखते हैं कि कितनी वहाँ पे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, गाड़ी में लाने लायक स्थिति में है या वहीं पे साफ और मेडिकेशन करके लाना पड़ेगा। कितना समय लगा इस पीड़ा से इस महिला को निकालने में? 1.5 से 2 महीना सर। 1.5-2 महीना? हाँ और सर इसके अलावा दूसरा भी देख सकते हैं, एक भाई और है इनके अलावा। जी जी। और उनकी क्या स्थिति है वो भी आप देख सकते हैं। जी वो भी देखा जाए। और जैसा कि मैंने कहा दर्शकों, जो थोड़ी सी विचलित हो सकती है जो दृश्य आप देखेंगे, दे आर डिस्टर्बिंग विजुअल्स, सो यू हैव बीन वार्न्ड। थैंक यू सो मच। तुम्हारा नाम क्या भैया? उत्तम। कैसे थे जब तुम आए थे? व्हीलचेयर में चल रहा था सर। व्हील चेयर पे लेके आए थे? खड़े नहीं हो पाते थे, खड़े हो जाते थे? खड़ा ना हो पाते थे। अब कैसा लग रहा है आपको? सही है सर। अब क्या काम करते हो यहाँ पर? पानी वानी खाना परेशान। खाना परोसवाते हो, सब काम करवाते हो? हाँ। ये बताओ तुम्हें अपना घर कैसा लगता है? बढ़िया लगता है। यकीन नहीं होता है डॉक्टर साहब, अभी ये हमें आपके अपने घर में है? हाँ अभी अपना घर में है सर। इनका उत्तम नाम है और ये मथुरा में प्लेटफॉर्म पर पड़े थे और ये स्थिति थी, मतलब ये बैठाया भी केवल फोटो और वीडियो खींचने के लिए बैठाया था। ये ठीक से बैठ भी नहीं पा रहे थे और लंबी सांस ले रहे थे। ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन था इनको, कुपोषण का शिकार थे। वहाँ पर लाए, फिर जांच हुई, जांच में पता चला कि इनको टीबी है। टीबी के बाद फिर पूरा ट्रीटमेंट दिया। अब ये 1.5 साल से यहीं पे हैं और अब तो बहुत सारे कामों में हाथ बटाते हैं। ये एकदम स्वस्थ इंसान कहाँ से पीड़ित किस अवस्था में थे, अद्भुत है ये तो। और अब आपके ही अपने घर में काम भी कर रहे हैं? हाँ, जी सर। ये तो 2 का सैंपल है। एवरेज 15 प्रतिदिन इस तरह से आते हैं। प्रतिदिन 15 ऐसे आते हैं सभी आश्रमों में। 7 के करीब प्रतिदिन ठीक होकर चले जाते हैं और जो बहुत ज़्यादा गंभीर आते हैं हम उनका पूरा भरकस कोशिश करते हैं, लेकिन 3 के करीब ऐसे होते हैं हम उनकी ज़िंदगी को नहीं बचा पाते और कंधा देना ही हमारे लिए नसीब होता है उनके लिए। डॉक्टर साहब इसके बारे में हम आगे चल के चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत ही गंभीर विषय है और जिस तरह का नेक काम आप कर रहे हैं उसके बारे में हम चाहते हैं कि और भी इस पर बातचीत हो। फिलहाल तो एक बार फिर आज दोनों का हम स्वागत करते हैं कौन बनेगा करोड़पति पर, और ये भी चाहते हैं कि यहाँ आप खेल खेलें, ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो नेक काम आप कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं धनराशि की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती होगी। तो डॉक्टर बृजमोहन जी और डॉक्टर माधुरी जी, एक बार ये जो खेल के नियम हैं हम आपको समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर एक प्रश्नों का पहाड़ खड़ा हो जाएगा, 15 प्रश्नों का। 1000 रुपये से इसकी शुरुआत होती है और ये बढ़ते बढ़ते जाता है 15वें प्रश्न पर जिसका मूल्य 1 करोड़। 2 पड़ाव आते हैं इनके बीच। एक 5वें प्रश्न पर आता है 10,000 का पड़ाव और 10वें प्रश्न पर आता है 3,20,000 रुपये का। 10वें प्रश्न के बाद हमारे जो चोटी का प्रश्न होता है 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाता है। सुविधा के लिए हमने 4 लाइफलाइन रखी है। यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर ना मालूम हो तो उनकी सहायता ले सकते हैं। पहला है ऑडियंस पोल, यहाँ की जनता से आप प्रश्न पूछ सकते हैं, और दूसरा है 50-50। यदि आपने इसे स्वीकार किया तो 2 जो गलत विकल्प हैं वो मिट जाते हैं, 2 ही बचते हैं, उनमें से एक सही होता है, एक गलत। तीसरा जो है लाइफलाइन वो है फ्लिप द क्वेश्चन। यदि आपको ये प्रश्न पसंद ना आए तो आप कह सकते हैं कि हम इस लाइफलाइन का इस्तेमाल करेंगे, ये प्रश्न हट जाएगा, एक और नया प्रश्न डाला जाएगा आपके सामने। और अंत में है आस्क द एक्सपर्ट। हमारे यहाँ पर एक एक्सपर्ट हैं जिनका नाम शम्स ताहिर खान साहब, ये आज तक के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। आदाब करता हूँ आपको खान साहब, और आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, और आपका सहायता जो है इनके साथ बनी रहे, बस यही दुआ है हमारी। एक बार फिर खान साहब आदाब और नमस्कार डॉक्टर साहब आपको। जी जी। तो खान साहब हमारे साथ रहेंगे, और हम एक और चीज़ बता दें आपको, ये खेल हम खेलते रहेंगे जब तक कि हूटर नहीं बजता। एक हूटर बजता, एक भोंपू बजेगा और वहाँ पर खेल को समाप्त करना होगा। ऑलराइट डॉक्टर बृजमोहन जी और डॉक्टर माधुरी, ये हमारा जो हफ्ता है ये त्यौहार का हफ्ता माना जाता है, और जितने भी हमारे साथ यहाँ हॉट सीट पर आते हैं उनको हम एक शगुन का सिक्का जो है वो भेंट के तौर पे देते हैं। देवियों सज्जनों, खेल शुरू करने से पहले आज धनतेरस के शुभ अवसर पर हमारी आज के कर्मवीर दंपत्ति को
इनके आश्रम अपना घर के लिए केबीसी की तरफ से शगुन के रूप में एक सिक्का हम देना चाहेंगे। शगुन का सिक्का आपके नाम। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति, देवी और सज्जनों? हमारी शुभकामनाएं आप दोनों के साथ हैं। पहला प्रश्न आ रहा है आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। इसका मूल्य है 1000 रुपए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस मीठे व्यंजन के अंदर पहले कुछ पदार्थ भरा जाता है और फिर उसे तला जाता है? Which of these sweet dishes is first stuffed and then fried? ऑप्शन सुनिए। ए लड्डू, बी गुजिया, सी पेड़ा या डी बर्फी? सर बी गुजिया। गुजिया लगा दें ताला। गुजिया पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही उत्तर दिया है आपने, 1000 जीत गया। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। यह है 2000 रुपए का दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। यह रहा। रात में बेघर व्यक्तियों की ठहरने के लिए सरकार और गैर सरकारी संस्थानों द्वारा बनवाए गए आश्रय स्थलों को इनमें से क्या कहा जाता है? Which of these terms is used for shelter homes built by government and non-governmental institutions for homeless people to stay at night? ऑप्शन सुनिए। ए चौपाल, बी दालान, सी रैन बसेरा या रैन बसेरा या डी संगत? सी रैन बसेरा। सी रैन बसेरा। ताला लगा दे जी सर। रैन बसेरा पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 2000 जीत गए। रैन का अर्थ होता है रात और बसेरा का अर्थ होता है एक घर, एक आश्रम या एक आश्रय स्थल। खास तौर पर ठंड के दिनों में इसका बहुत ही उपयोग होता है और ये चलाए जाते हैं। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। इसका मूल्य है 3000 रुपए और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। प्राणी जगत में दर्जिन और कठफोड़वा किस प्रकार के जीव हैं? दर्जन क्या होता? In the animal world, what sort of creatures are दर्जिन, कठफोड़वा? ऑप्शन सुनिए। ए बर्ड्स या पक्षी, बी रेप्टाइल्स या सरीसृप, सी इंसेक्ट्स या कीट, पक्षी होना चाहिए। डी मैमल्स स्तनधारी? सर पक्षी होना चाहिए। पक्षी। सी। ताल लगा दें पक्षियों को। सी जल्दी। पक्षी कह रहे हैं? तो पक्षी होता है सर। अच्छा अच्छा। हाँ सर पक्षी। ए पक्षी ताल लगा दें। ए बर्ड्स ताल लगाए कंप्यूटर जी पक्षी पे। या बिल्कुल सही उत्तर है आपका। वाह बढ़िया है। कठफोड़वा, वुडपेकर, कठफोड़वा बहुत ही उत्तर भारतीय शब्द है ये। इसे वुडपेकर भी कहा जाता है। दर्जन चिड़िया छोटे आकार के पक्षी हैं जिन्हें टेलर बर्ड भी कहा जाता है। छोटे होते हैं बहुत। ओके डॉक्टर साहब, आप दोनों ने ये कैसे सोचा कि आपको इसी ओर इसी दिशा में काम करना है और यही काम करना है? सर सबसे पहले तो इससे सरल कोई काम नहीं है। दूसरा, हमारे गांव में एक वृद्ध थे। बेसिकली हम उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ है जी जी, वहाँ पर गांव है सहरोई, वहाँ के रहने वाले हैं। तो हमारे गांव में एक वृद्ध थे, उनका कोई नहीं था। ये 1981 की बातें हैं। तो मैं उन दिनों 6th क्लास में पढ़ता था। तो उनका काम था ग्वाला का। गांव वाले जो अपनी गाय और पशु जो होते थे, हमारी एक बगीची थी गांव से 1 किलोमीटर दूर, वहाँ पर छोड़ जाते थे और वहाँ से वो जो वृद्ध थे वो ले जाते थे, सुबह ले जाते थे, शाम को वहीं छोड़ देते थे। पूरा जीवन उनका इसी में बीत गया। उनकी उम्र उन दिनों 80 वर्ष के लगभग रही होगी। किसी ने भोजन दे दिया बदले में, किसी ने वस्त्र दे दिए, ये उनकी पगार थी। घर बार उनका नहीं था? कोई घर बार नहीं था सर। उनके घाव हो गए शरीर में। घाव होने के बाद फिर कभी कोई वैद्य जी को दिखलाया, कभी कोई दिखलाया, अंत में कीड़े पड़ गए। कीड़े पड़ गए तो करीब 1 से सवा महीना मैंने काफ़ी नज़दीक से उनकी तकलीफ़ों को देखा, उनको तिल तिल करके जिस तरह से उनका जीवन ख़त्म हुआ और अंततः उनकी मौत हो गई। तो मुझे लगा कि जीवन में जिनको कोई संभालने वाला नहीं होता है, उनके लिए कुछ करना चाहिए। बस यहीं से शुरुआत हुई सर। माधुरी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, थोड़ा सा व्यक्तिगत है ये प्रश्न कैसे पता चला आपको
कि जो ध्येय है आप दोनों के जीवन में, आप जो करना चाह रहे हैं, इनसे मिलता जुलता है और इसीलिए हमें ब्याह करना चाहिए इनके साथ। सर ये वजह थी या कोई और वजह थी? नहीं सर, यही वजह सर हम लोग 9th 10th क्लास से साथ में पढ़े हैं, क्योंकि हम लोगों का एक ही एरिया था, 3 किलोमीटर पे हमारे गाँव में, साथ में पढ़ने जाते थे। तो जब हमारी बातें होती थी, सब लोग साथ जाते हैं, बात करते थे। जब डॉक्टर साहब ने बताया तो मुझे भी ऐसे लोगों के लिए काम करना था। और जब मैंने बचपन से सर मदर टेरेसा को पढ़ा, मदर टेरेसा को पढ़ा जी, उनके कार्यों को जाना, तो मेरी इच्छा थी कि मैं भी ऐसा कुछ काम करूं। और सर शादी के लिए तो हमने ये डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि अगर कहीं दूसरी जगह शादी होती तो संभव नहीं कि वो दूसरा मुझे कॉपरेट करेगा। जी जी। अगर हम दोनों की सोच एक है, हम दोनों का कार्य आगे चल के एक है, तो हमने ये डिसीजन लिया कि हम दोनों शादी करते हैं, क्योंकि बिना शादी के तो हम लोगों का साथ काम करना संभव नहीं है सर। जी जी। तो बस हमने ये प्लान कर लिया कि शादी करेंगे। निर्णय लिया आपने माधुरी, थैंक यू। बहुत सही निर्णय लिया। बहस वगैरह होती है शादी ब्याह में? हाँ सर होती है, वो तो आप समझते हैं, घर घर की कहानी है सर, और बिल्कुल होती है। और कई बार तो वैसे हमें बात करने का टाइम नहीं मिलता। हमारी तरफ आपकी उंगली उठा रहे हैं। नहीं बिल्कुल सही कहा सर, ये आपके साथ भी हो सकता है। नहीं बिल्कुल सही है सर, हर घर में जहाँ पति पत्नी है वहाँ बहस वहस चलती रहती है। आपकी अपनी संतानें हैं? सर ये सब हमारे ही हैं। आप मानते हैं कि जिनकी देख रेख आप करती हैं वही आपकी संतान? जी सर बिल्कुल, ये हमारा परिवार है सर। वाह, बहुत खूब। और सर कि मेरा बचपन आगरा में बीता है और ताज के बिल्कुल निकट हमारा घर था। तो सर मैंने वहाँ, जब मैं ऐसे बच्चों को देखती थी भीख मांगते हुए दयनीय स्थिति में, उस समय मैं छोटी थी, मुझे ज़्यादा नहीं पता था, तो मुझे लगता था कि सर्दियों में इन्होंने कपड़े भी नहीं पहन रखे, शूज भी नहीं पहन रखते, क्या इनकी मम्मी नहीं है, इनकी माँ नहीं है क्या? लेकिन जब थोड़ा बड़ा हुई और मैंने इनको समझा तो मुझे लगा जननी तो हर मादा बन सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि जननी हर जननी माँ बन सके। वाह क्या बात है। और सर मैं 1-2 बच्चे पैदा करके जननी बनना नहीं चाहती थी, मैं माँ बनना चाहती थी, और बहुत सारे बच्चों की माँ। बहुत खूब, बहुत ही अच्छी विचारधारा आपकी माधुरी। चलिए गेम को और आगे बढ़ाते हैं। अब आ रहा है चौथा प्रश्न आपके सामने। इसका मूल्य है 5000 रुपये, और वो प्रश्न डॉक्टर साहब और डॉक्टर माधुरी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यह है अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न। इनमें से किस खेल में परिणाम प्राप्त करने के लिए पेनल्टी शूट आउट का इस्तेमाल किया जा सकता है? Which of these sports may involve a penalty shootout to obtain a result? ऑप्शन सुनिए, A शूटिंग, B क्रिकेट, C आर्चरी या D फुटबॉल। पेनल्टी शूट आउट। किधर जा रहा है आपका ध्यान? हाँ जी सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसमें तो ऑडियंस का। ओके, लाइफलाइन शांत हो जाए घड़ीमान जी। कौन सी लेंगे? पहली वाली ऑडियंस पोल। ओके, ऑडियंस पोल को अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। और ऑडियंस साहब की बारी आ गई, वोटिंग मीटर्स अपने हाथ में रखिए। इनमें से किस खेल में परिणाम प्राप्त करने के लिए पेनल्टी शूट आउट का इस्तेमाल किया जा सकता है? ए शूटिंग, बी क्रिकेट, सी आर्चरी, डी फुटबॉल। और आपका समय शुरू होता है अब। ओहो, 92% मिला है डी फुटबॉल को। निशानेबाजी था, क्रिकेट था, तीरंदाजी थी, फुटबॉल था। फुटबॉल को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है। क्या करेंगे? जाएंगे फुटबॉल के साथ? जी सर। ऑलराइट, ताला लगा दिया जाए। जी सर। ओके, डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। और ये बिल्कुल सही जवाब दिया है जनता ने। बहुत बहुत बधाई आप सबको। यदि ड्रॉ हो जाए, निर्णय ना हो फुटबॉल में, ना इधर गोल हुआ ना उधर गोल हुआ, या फिर अगर 2-2 गोल हो गए, ड्रॉ हो गया, तो ड्रॉ की स्थिति में पेनल्टी शूट आउट होता है। अभी क्रिकेट में भी पता नहीं देखते हैं कि नहीं आप? ड्रॉ हो गया था तो सर हम टीवी नहीं देखते। बिल्कुल नहीं सर, टाइम नहीं मिलता, 24 घंटे भी कई बार कम पड़ते हैं हमारे लिए, टीवी नहीं देखते। सुन रहे हैं कंप्यूटर जी, टीवी भी नहीं देखते? काहे टीवी वाला प्रश्न टालते हैं आप? बताइए। ओके, तो
सिवाय चिकित्सा के और किस और आपका ध्यान जाता है? कोई और इंटरेस्ट वगैरह होते होंगे? नहीं, कुछ नहीं सर, कुछ केवल नहीं। इसी से फुर्सत नहीं मिलती, सुबह से लेकर शाम तक पता ही नहीं चलता दिन कब निकल जाता है। जी जी जी, नहीं मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि जब इस तरह के लोग इस स्थिति में आते होंगे तो 24 घंटे आपका मन जो है और शरीर उसी ओर लगता होता है। आपने अभी वर्णन किया अकेले कि भरतपुर में 3000 से अधिक लोग हैं सर। वाह सर 11 साल से तो मैं घर नहीं जा पाया। जी जी, अद्भुत हैं आप दोनों सही में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है 5वां प्रश्न, मूल्य इसका 10,000 रुपए। 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इनमें से कौन सा चुनाव जीतकर आप एमएलए बन सकते हैं? आफ्टर विनिंग विच ऑफ दीज इलेक्शंस डू यू बिकम एन एमएलए? ऑप्शन सुनिए, ए म्युनिसिपैलिटी, बी विधानसभा, सी लोकसभा या डी राज्यसभा? सर बी विधानसभा। बी विधानसभा, ताला लगा दें। जी सर। विधानसभा बी पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी, और ये बिल्कुल सही जवाब है और 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने। एमएलए होता है मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा सदस्य यानी विधायक को कहते हैं, और बिल्कुल सही उत्तर दिया। आपने बहुत सी चर्चा की है अपने घर के बारे में। जी सर। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक जो हैं वो आपके घर, आपके इस घर को देखें। हमारे पास एक वीडियो है, हम चाहते हैं कि वो दिखाया जाए। हाँ, तो यही परमात्मा से मांगा कि हमें साथ रहे, साथ जीने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं परमात्मा से यही मांगूंगा बेटी के हमेशा मैं साथ रहूं। ठीक है, ठीक है, जाऊं? ठीक है। उनकी दिनचर्या सुबह से शुरू होती है प्रभु जी की। सबसे पहले उनको सुबह घुमाते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। उसके बाद जिसको जो जरूरत होती है, मान लो किसी को सुबह मलमूत्र साफ करना है, किसी को पकड़ के ले जाके कराना है, किसी को ब्रश कराना है, किसी को जल्दी नहलाना भी है। उसके बाद उनका नाश्ते का शुरू हो जाता है। नींद कैसी आती है आपको? फिर दवाइयाँ शुरू होती हैं। जिनको हॉस्पिटल भेजना है उनको हॉस्पिटल भेजने की व्यवस्था होती है। एंटरटेनमेंट के लिए सभी वार्डों में म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है। इसके अलावा भी शाम को सभी वार्डों में कीर्तन भी होता है। और सभी त्योहार हैं, उनका जन्मदिन मनाना, ये सब कुछ प्रॉपर तरीके से करते हैं। अपना प्रयास ये होता है कैसे भी हो इनके चेहरे पे मुस्कान हो, खुशी हो। बैठ जाओ। हैं? कुछ प्रभु जी ऐसे भी हैं जो ठीक हो गए हैं और ठीक होने के बाद छोटा मोटा वर्क कर सकते हैं, तो वो भी यहाँ की व्यवस्थाओं में हाथ बटाते हैं। अलग अलग वर्क सबको डिवाइड किया हुआ है। जो किचन से संबंधित हैं वो किचन का देखेंगे, वार्ड से सेवा काम से संबंधित है वो सेवा काम देखेंगे। सब का अपना अपना काम फिक्स है, बस वो टाइमली अपना काम शुरू हो जाता है और एकदम अच्छे तरीके से चलता रहता है। इतने सारे लोग जिनका कोई नहीं है, वो हमें कोई बुआ देखता है, कोई बहना के रूप में देखते हैं, और जब वो हाथों को चूमते हैं तो वो जो एक अंदर से जो ये सब चीज़ें मिलती है ना, सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो मिलता है, वो मुझे लगता है किसी चीज़ में नहीं है। कम हो जाएगी। इतना तो अच्छा अपना घर भी नहीं है, जो अपना निजी घर होता है ना, वो भी इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा ये घर है। हम ये सोचते थे कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की टूटती सांसों को बचाया जाए, उनकी पीड़ा दूर की जाए, और आज जब ये सब हो रहा है तो निश्चित रूप से बहुत सुकून मिलता है। डॉक्टर साहब, जितने भी लोग यहाँ आते हैं जी सर, ये अलग अलग बीमारियों से पीड़ित होते हैं। कोई मान लीजिए जैसे कि HIV पेशेंट होगा, कैंसर होगा, जी बच्चे होंगे और मानसिक जिनकी स्थिति ठीक नहीं है, अलग अलग तरह के लोग आते हैं। आप सब कुछ एक ही स्थान पे करते हैं, कैसे संभव हो पाता है?
नहीं सर, ये जो अपना घर है 17 एकड़ में बना हुआ है जी। और सभी के लिए अलग अलग व्यवस्था है वहाँ पर भी। 3 तो हॉस्पिटल है इसी कैंपस में। एक हॉस्पिटल है जिसमें ऑपरेशन वगैरह सभी होते हैं, पैथोलॉजी है, तो अलग अलग अस्पताल बने हुए हैं, जांच है, स्थान वही है। एक्सरे है। जी। हाँ, एक ही कैंपस है लेकिन अलग अलग वार्ड हैं और अलग अलग सेक्शन हैं। जैसे एड्स वाले हैं, एड्स के लिए फीमेल के लिए अलग है और मेल के लिए अलग है। टीबी के लिए मेल के लिए अलग, फीमेल के लिए अलग, और बच्चों के लिए, बालिकाओं के लिए और बालकों के लिए अलग। लेकिन इतना नहीं है कि केवल भवन ही अलग हों, उनकी जो ज़रूरत होती है ना, उनकी वो हर व्यवस्था कराई जाती है। जैसे हम बच्चों को ले लेते हैं सर, बच्चों के लिए जब बच्चे जो गर्भवती माताएं आती हैं उन्हीं माताओं के बच्चे हैं ऑलमोस्ट। जो माताएं आती हैं अपना घर में, 7 माताएं अभी भी गर्भवती हैं जो रोड पर, जिनको नाम तक अपने पता नहीं है कि मेरा नाम क्या है, वो माताएं गर्भवती आती हैं और घर वाले गर्भवती हैं, गर्भवती हैं सर, उनको पता नहीं कि उनका घर क्या है या उनका नाम क्या है। 50% का तो खुद को बच्चा होने के बाद भी नाम पता नहीं होता है कि उनका क्या नाम है। घर वाली सड़क पे उनको पता नहीं किन स्थिति में छोड़ देते हैं और ये नहीं सोचते कि सड़क पे कितनी सुरक्षित हैं, कौन इनको देखेगा। और ज़्यादातर बच्चे जो पैदा होते हैं ना, कुपोषित पैदा होते हैं। कोई एंटीनेटल केयर उनकी होती नहीं है, कोई वैक्सीनेशन नहीं होता, खाने को कोई पूछने वाला नहीं होता, मिल गया तो मिल गया, पड़ी रहती हैं इस तरह से। सर जो बच्चे हैं ना, बच्चों को जो ज़रूरत होती है उस हिसाब से गेम्स की, उनकी प्लानिंग की। एजुकेशन में भी अगर आप देखेंगे तो एजुकेशन अपना घर में है और बच्चों की जो, उनको शिक्षित भी आप करते हैं। हाँ, शिक्षा का मैं बताऊं सर, बच्चों के लिए हम 3 बातों पर ख्याल रखते हैं कि बड़े हो जाएं तो इनको इस बात का एहसास न हो कि मुझे कुछ और आवश्यकता है। हम 3 चीज़ देते हैं बच्चों को। नंबर 1 एजुकेशन, नंबर 2 हेल्थ और नंबर 3 संस्कार। जब इनके पास ये 3 चीज़ें होंगी ना, दुनिया में कहीं पे भी चले जाएं, इनको इस बात का अभाव नहीं होगा मेरे पास कुछ भी नहीं है, अगर 3 चीज़ उसके पास है। क्या बात है, बहुत खूब। और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है, अभी हमारे एक बेटा जो बड़ा बेटा है, हाँ जी, वो 8 पास करके 9th में आया। 9th में जैसे ही आया तो उसने फटाफट अपना 9th का और 10th का दोनों का कोर्स कर लिया, मैथ का। जी जी जी। तो हमने सोचा कि इसको अवसर देना चाहिए। जितने भी बच्चे थे पहले जिस स्कूल में पढ़ते थे वो एक मीडियम लेवल का था, हमने सभी बच्चों को जो भरतपुर का टॉप स्कूल है उसमें एडमिशन करा दिया। हम चाहते हैं कि बच्चों को अवसर मिलना चाहिए, उनको ऐसा न लगे मैं भी राजस्थान में टॉप आ सकता था अगर मेरा एडमिशन अच्छे स्कूल में होता। बहुत खूब, बहुत खूब। ओके, अब खेल को आगे बढ़ाएंगे हम। जी सर। जी डॉक्टर साहब। जी सर। डॉक्टर माधुरी, चलें आगे। जी सर। आ रहा है छठा प्रश्न, 20,000 रुपए इसका मूल्य है और वो छठा प्रश्न आपके सामने ये रहा। इस गाने की गायिका को पहचानिए। गाना वाना सुनने का वक्त तो मिलता होगा नहीं। चलिए देखते हैं, इस गाने को सुनिए और इसकी जो गायिका है उनको पहचानिए। आइडेंटिफाई द सिंगर ऑफ दिस सॉन्ग। ऑडियो चलाया जाए कबीर जी। ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए शमशाद बेगम, बी गीता दत्त, सी आशा भोसले, डी कानन देवी। आशा भोसले लग रही है। क्या लग रहा है? आशा भोसले लग रही है। आशा भोसले लग रहा है, तो क्या करना चाह रहे हैं? क्या करें? बता दो। कर दो सर लॉक। कर दो सर लॉक। कबीर जी, बहुत झिझक के डॉक्टर साहब, दोनों डॉक्टर साहब और श्रीमती माधुरी जी कह रहे हैं आशा भोसले सी। देखें ये सही है या नहीं। सही जवाब है आपका। आप तो कह रहे थे आप गीत वगैरह सुनती नहीं है,
तो एकदम सही उत्तर दे दिया आपने। सर वो थोड़ा सा ध्यान नहीं रहता, 25 साल हो गई। जी जी जी। तो शादी से पहले तो मुझे शौक भी था गाने का, लेकिन वो सब भूल गई। सब भूल गए आप। गाने का नाम था आओ हुजूर तुमको, संगीत था ओपी नैयर जी का। हाँ। और इस फिल्म का शीर्षक थी किस्मत, निर्देशक थे मनमोहन देसाई। 6 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर। इसका मूल्य 40,000 रुपए और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। कालीन उद्योग से जुड़े बाल श्रम को समाप्त करने के लिए 1994 में किसने एक गैर लाभकारी संगठन की स्थापना की थी जिसे अब गुड वीव नाम से जाना जाता है? टू वर्क टुवर्ड्स एंडिंग चाइल्ड लेबर इन द कारपेट इंडस्ट्री, हु फाउंडेड ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इन 1994 which is now known as Good Weave? समझ लिया प्रश्न को? अब आपके सामने ऑप्शंस रखता हूं। ए कैलाश सत्यार्थी, बी मेधा पाटकर, सी रुचिरा गुप्ता, डी सुनीता कृष्णन। चाइल्ड लेबर। कैलाश सत्यार्थी। ए सर, ए कैलाश सत्यार्थी होना चाहिए। कैलाश सत्यार्थी ए, ताला लगा दिया जाए? जी सर। कबीर महाशय ए कैलाश सत्यार्थी, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। 40,000 रुपए जीत गए। गुड वीव को पहले रग मार्क के रूप में जाना जाता था। जिन कालीनों पर रग मार्क या गुड वीव का लेबल होता है, उसका मतलब है कि उसके निर्माण में बाल मजदूरी नहीं हुई है। बचपन बचाओ आंदोलन सहित इस तरह की कई पहलों के लिए सत्यार्थी जी को 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। और कौन बनेगा करोड़पति का बहुत बड़ा सौभाग्य कि वो यहाँ पर ऐसे ही हमारे सामने उपस्थित है। उनके साथ हमने खेला भी था। और ये जो चाइल्ड लेबर है, इसके खिलाफ उन्होंने कितना परिश्रम किया। जितना परिश्रम आप दोनों कर रहे हैं जिन प्राणियों के लिए, उन्होंने भी इतना ही परिश्रम किया चाइल्ड लेबर के लिए। ओके डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि जब आप किसी प्राणी को कहीं से आपको पता, कैसे आपको पता चलता है कि यहाँ से इनको लाना है? कौन बताता है आपको? ये सूचना आपके पास कैसे आती है? काफ़ी बड़ी संख्या में वॉलंटियर हैं जी जी पूरे देश भर में जी। तो सूचना देते हैं, सूचना के माध्यम से हम वेरीफाई करते हैं, वीडियो मंगाने के माध्यम से वेरीफाई कर लेते हैं। तो उसके बाद फिर एम्बुलेंस जाती है, एम्बुलेंस में पूरी किट होती है, जी जी, पूरा सामान होता है। दूसरा, अपना घर हेल्पलाइन 38 अपना घर सेवा समितियां हैं और 80 करीब हेल्पलाइन है। जहाँ पे कम लोग होते हैं तो वहाँ पे हेल्पलाइन की जिम्मेदारी होती है, या तो सूचना दे दो अपना घर को, या जब तक एम्बुलेंस आए जब तक आप उनको संभाल के और उनकी पूरी व्यवस्था करवाएं। उसके अलावा ऑफिशियली 42 ऑर्गेनाइजेशन है पूरे देश से, हमने कह रखा है जिनको आप नहीं संभाल सकते अपना घर भेज दो। वाह क्या बात। हमारे पास एक और वीडियो है जिसे हम रेस्क्यू वीडियो कहते हैं, हम दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को। कैन वी सी दैट वीडियो प्लीज? ये अभी एक बहतपुर से सूचना आई थी कि वहाँ पर एक असहाय हालत में पड़े हुए हैं। यहाँ से रेस्क्यू टीम गई थी लेने के लिए। सर, हम इन्हें भरतपुर के सारस चौराहे से उठाया है इनको। हम वहाँ पहुँचे तो इनकी कंडीशन देखी। ये पता नहीं, यहाँ पर लोग खड़े हुए थे, बता रहे थे कि 3-4 महीने से ये लावारिस हैं, मतलब इनका कोई नहीं है। तो ये ऐसे ही घूमते रहते थे सड़कों पर। अब पिछले 2-3 दिनों से इनकी ये तबीयत ख़राब हुई है। उस हिसाब से हमने देखा इनको, ये बोल नहीं पा रहे थे, कुछ अपना नाम भी नहीं बता पा रहे थे। और जैसे ही हमने देखा इनकी कंडीशन तो हमने गाड़ी में रखा और इन्हें अपना घर आश्रम ले आए। और यहाँ पर ये अपना घर का एक लीलावती हॉस्पिटल है, उसमें हमने इन्हें एडमिट करवा दिया है। सावधानी से लेना, लग न जाए। चलो बेड पे ले लो, चलो ठीक है। कोई खिलाने पिलाने वाला होगा नहीं, कोई अपना होता तो खिलाता। तो संभावना यही है कि ये कोमा में जो आए हैं इनको पानी और भोजन न मिलने की वजह से आए हैं। और इसी वजह से, क्योंकि अभी ईसीजी की है या दूसरी बीपी या वाइटल चेकअप किए हैं, उसमें ऐसी कोई गंभीर बीमारी नज़र नहीं आती। तो ऐसा लग रहा है कि रेस्पॉन्स आएगा।
पानी पियेंगे? अच्छा, अभी अभी पिलवा रहे। ये लो पानी ले लो, थोड़ा सा ले लो तो पानी। पी गए पानी? हाँ। अब पिला दो। कई केस ऐसे होते हैं कि उनको पता ही नहीं होता, नालियों में पड़े हुए हैं। कई केस तो ऐसे है कि डॉग्स और सुअरों के बीच में एकदम बहुत गंदगी में है, उनको बरसों नहाए हो गए। जब उनका ट्रीटमेंट चलता है, यहाँ आते हैं, उनके चेहरे पे एक अलग ही रौनक होती है, बहुत अच्छे हो जाते हैं वो। यहाँ भी हैं, आप यहाँ जब देखेंगे ना कि वो कुछ लोगों को कि किस स्थिति में आए थे और आज किस स्थिति में, तो आप स्वयं उनको पहचान नहीं पाएंगे। ये जो अभी रेस्क्यू टीम गई थी, जो शख्स नीचे ज़मीन पर लेटा हुआ था, उन्होंने कहा कि कई दिनों से बीमार है। जी सर, तो ये रोजाना का सिलसिला है जी। और इनकी स्थिति मैं ऐसा समझता हूँ कि आम जीवन में भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं रही होगी। हमको कैसे पता चला, मैं पता नहीं ये सही है कि नहीं। जब आपने कहा ना इनसे कि पानी पियोगे, हाँ। तो इसका हाथ यूँ गया सर। जी सर जी। वैसे कभी भी इसने अपने जीवन में पानी अगर पिया होगा तो बम्बे से ऐसे पिया होगा, काफ़ी अनुभव है गिलास से सर, कभी नहीं मिला होगा इसको। काफ़ी अनुभव है सर आपको। सर ज़्यादातर तो ऐसी स्थिति होती है कि इनके पास गिलास और ये चीज़ें नहीं होती, इनको तो अगर ये मिल जाए यही काफ़ी है। समय पर पानी और दवा और भोजन मिल जाए ना, तो इनके लिए तो स्वर्ग होता है वो। जी जी। ये जिनको अभी हमने देखा, इनकी स्थिति कैसी है अब? ठीक हो गए हैं? हाँ, पहले से सुधार है, पहले से बेहतर है। चलिए, ईश्वर करे वो जल्दी ठीक हो जाए। कभी आपने इन लोगों से पूछा कि इनको इनके घर वालों ने क्यों अलग कर दिया, क्यों छोड़ दिया? कई परिस्थितियां हैं। जैसे कोई बेटी है, मानसिक रूप से संतुलन ठीक नहीं है, माता पिता ने शादी कर दी, वहाँ से तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद फिर वो घर आती है, कोई रखना नहीं चाहता, और जब घर आ जाती है तो माता पिता रहते हैं जब तक, तो उनको संभालने वाला कोई होता है। जिस दिन माता पिता का सिर से हाथ उठ जाता है ना, उसके बाद उनके ऊपर कोई हाथ नहीं होता सिवाय सड़क। और इसी तरह की ज़्यादातर की ये कहानी है। दूसरा कारण, इनकी बीमारी लंबी होती है और ऑलमोस्ट जो मानसिक रूप से बीमार हैं वो अनक्योरेबल होते हैं। दवाइयों के खर्चे इतने ज़्यादा हैं कि अफोर्डेबल नहीं है। इस वजह से गरीब परिवार जो होता है वो उनको गरीबी की वजह से मजबूरी होती है, छोड़ देता है और ये बिछड़ जाते हैं। कई बार जो बोल नहीं सकते और गूंगे बहरे होते हैं, उनमें घर में झगड़ा हो जाए ना, झगड़ा हो जाए तो अल्टीमेटली कभी न कभी हो ही जाता है पति पत्नी में, वो घर से निकल आते हैं। और एक बार घर से निकल गए फिर उनको पता नहीं होता है। इस तरह के भी 200 से ज़्यादा माता बहनें हैं जो एक बार निकल गई और वो यहाँ पे आ गई। सर, सभी आश्रमों में 6000 से ज़्यादा हैं। 6000 में से 2 से 3000 के तो परिवार वाले ऐसे होंगे, उनको कहीं न कहीं ढूंढ रहे होंगे। और अगर कहीं वो ढूंढ रहे हो ना, तो एक बार अपना घर में ढूंढे जरूर आ जाएं। हो सकता है इस शो के माध्यम से ही उनको उनके बिछड़ी, किसी को माँ मिल जाए, किसी को बहन मिल जाए, किसी को भाई मिल जाए, किसी को पिता मिल जाए, और पता नहीं क्या क्या मिल सकता है। अब खेल को आगे बढ़ाएंगे हम। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, 8वां प्रश्न आ रहा है, 80,000 रुपए इसका मूल्य। 8वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। इस सरीसृप की इनमें से क्या विशेषता है? Which of the following characteristics does this reptile have? सरीसृप। आपको हम एक छवि दिखाएंगे, उसके बाद आपके सामने विकल्प रखेंगे। Can we see the image, please? देख लिया इनको? ये छवि देख लिया आपने? जी। व्यक्तिगत रूप से कभी इनसे मुलाकात हुई है कि नहीं? नहीं। अब आपके सामने विकल्प रखता हूं। ए, लॉन्गेस्ट टेल, बी, लाइटेस्ट रेप्टाइल, सी, लार्जेस्ट लिजर्ड, या डी, चेंजेस कलर। सबसे लंबी पूंछ, सबसे हल्का सरीसृप, सबसे बड़ी छिपकली, या रंग बदलता है? पूंछ भी लंबी, सबसे लंबी पूंछ, सबसे ए। श्योर?
दिक्कत हो रही हो तो आप लाइफलाइन ले सकते हैं। ठीक है सर। हैं, लाइफलाइन लेंगे? लाइफलाइन लेंगे। ओके, शांत हो जाए गणिमान जी। सर, अभी सर, आपके डी पास होना 3 लाइफलाइन बची है। एक है 50-50, एक है ये गलत कह दिया। फ्लिप द डी क्वेश्चन होना चाहिए, और इसका ऑडियंस पोल। बोल देना। डॉक्टर माधुरी कुछ बोल रही हैं। नहीं सर, खुसुर फुसुर आप पतिदेव के साथ सर क्या कर रहे मुझे थे? लग रहा था कि डी होना चाहिए इसका। मैं ये आपने कह कहा रही डी थी। होना चाहिए। हाँ। ओके, आप सहमत नहीं है क्या? बोलिए, कौन सी लाइफलाइन? कौन सी लेनी है? 50-50 है, फ्लिप द क्वेश्चन आस्क द एक्सपर्ट। क्या करें? 50-50 लाइफलाइन? हाँ जी? जी सर। ओके, 50-50 लाइफलाइन को अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। ये डी होना चाहिए। और 2 जो गलत विकल्प हैं इनको मिटा दीजिए। बचा है लाइटेस्ट रेप्टाइल और चेंजेस कलर, सबसे हल्का सरीसृप और रंग बदलता। बताइए किसे लॉक करें? अब तो डी आई। सर मुझे तो डी ही लग। डी लग रहा है, ताला लगा दें। डी चेंजेस कलर, रंग बदलता है, ताला लगाया जाए। आप बिल्कुल सही हैं डॉक्टर साहब। मैं पहले हो जाता ना। कैमेलियन बोलते हैं इसको, गिरगिट। गिरगिट सर। कई रंगों की होती है ये और उनमें रंग बदलने की क्षमता होती है। इनकी जीभ लंबी होती है और तेजी से बाहर आती है, जिसकी सहायता से ये अपने शिकार को पकड़ते हैं। गिरगिट वर्षावनों से लेकर के रेगिस्तानों तक विश्व के कई गर्म क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत में भी ये पाए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं खेल में। नवा प्रश्न आपके सामने ये रहा। किंवदंतियों के अनुसार इनमें से किस राज्य की राजधानी के बारे में कहा जाता है कि इसका नाम भगवान राम के छोटे भाइयों में एक के नाम से आया है? According to a legend, the capital city of which of these states is said to have derived its name from one of the younger brothers of Lord Ram? ऑप्शन सुनिए। ए पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी हिमाचल प्रदेश। राज्य की राजधानी के बारे में सोचिए, सोचिए। कहा गया कि इनका नाम भगवान। पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, महाराष्ट्र। सर बी उत्तर प्रदेश को लॉक कर दीजिए। बी उत्तर प्रदेश में ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब है आपका। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कहा जाता है कि लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण को लखनऊ का क्षेत्र भेंट किया था। और ऐसा माना जाता है कि लखनऊ का मूल नाम लक्ष्मणपुर था, जिसे लखनपुर या लक्ष्मणपुर के नाम से भी जाना जाता है। अन्य मतों के अनुसार इस शहर का नाम लखन अहीर या लखु खान के नाम से आया। अब आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब। 10वां प्रश्न आ रहा है, खेल का दूसरा पड़ाव। 3,20,000 रुपए इसका मूल्य है और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। जम्मू और कश्मीर राज्य के अंतिम मुख्यमंत्री का पद किसने संभाला था? Who served as the last chief minister of the state of Jammu and Kashmir? विकल्प रखूं आपके सामने। ए उमर अब्दुल्ला, बी महबूबा मुफ्ती, सी फारूक अब्दुल्ला, डी मुफ्ती मोहम्मद सईद। किसने संभाला था? महबूबा मुफ्ती होनी चाहिए सर। बी महबूबा मुफ्ती होनी चाहिए। महबूबा मुफ्ती, ताला लगा दें? श्योर है? बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। 3,20,000 रुपए जीत गया। बधाई, बहुत बहुत बधाई आपको। महबूबा मुफ्ती अप्रैल 2016 में से लेकर के जून 2018 तक जम्मू और कश्मीर की मुख्यमंत्री रही। जून 2018 में वहां गवर्नर्स रूल लागू कर दिया गया था। अगस्त 2019 में इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने की घोषणा की गई, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। 3,20,000 रुपए जीत ले हैं और एक चेक आ रहा है आपके नाम। हम चाहेंगे जोरदार तालियां बज जाएं इनके लिए।
बैठे रहिए बैठे रहिए। ये लीजिए फिर, बहुत बहुत बधाई आपको। अद्भुत कार्य आप दोनों कर रहे हैं, इसके लिए हम आपको सम्मानित कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास शब्द नहीं है कि किस तरह से हम बयान करें, व्याख्या करें कि आपने जो काम किया है वो। हमने देखा डॉक्टर साहब और डॉक्टर माधुरी कि आपने कहा कि कितने भी ज़्यादा इंस्टीट्यूशन देश भर में हैं? 32 सर। 32 जी सर। तो आज तो आपने यहाँ 3,20,000 रुपये जितने हम चाहते हैं कि और भी आप जीतें, लेकिन इतने से तो इतनी संस्थाएं नहीं चल पाती होंगी। कैसे ये आप चलाते हैं इसको? सर, अपना घर की कुछ विशेषताएं हैं। जो भी जरूरत होती है ना, वो परमात्मा के लिए रोजाना लिखी जाती है। भरतपुर एक आश्रम का जो खर्चा है 3.5 लाख रुपए पर डे का है। प्रतिदिन एक आश्रम का, भरतपुर वाले आश्रम का। जो भी जरूरत होती है ना सर, परमपिता परमात्मा को हर ऑफिस में 32 आश्रमों के ऑफिसों में चिट्ठी लिखी जाती है। चावल की इतने की जरूरत है, दाल की, सुई की, एम्बुलेंस की, जमीन की, डॉक्टर की, इंजीनियर की, आर्किटेक्ट की, बिल्डिंग मटेरियल की, जो भी जरूरत होती है ठाकुर जी को रोजाना लिखते हैं। और ठाकुर जी विभिन्न माध्यमों से रोजाना जितनी ज़रूरत है उतना पूरा करने के लिए आते ही आते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि उस पर ठाकुर जी के लिए लिखा जाए और वो चीज़ नहीं आए। और 1% अगर नहीं आती है ना, तो हम ये नहीं सोचते कि संसार में अभाव है या ठाकुर जी नहीं भेज रहे। हम सोचते हैं हमारी पात्रता में कमी है। ठाकुर जी का ये संदेश है, सुधर जाओ, अपना काम ईमानदारी से करो और पूरी व्यवस्थाएं हो जाएंगी। और इतना विश्वास ईश्वर में आपको, धन्य है आप कि ईश्वर आपकी बातें जो है वो सुन लेते हैं। और जब आपको लगता है कि 1% जो है काम ठीक नहीं हुआ या कम हो गया या कमी हुई है, तो ये नहीं कहते हैं आप कि ईश्वर ने हमारे काम को पूरा नहीं किया, बल्कि आपने सोचा कि आपका काम जो है उसमें कुछ कमी रही। हाँ, बिल्कुल सर। वाह, क्या बात है। तो ये जो फंडिंग होती है, ये सरकार की तरफ से होती है या व्यक्तिगत रूप से आती है, किसी पर्सनल फाउंडेशन से, इंडिपेंडेंट फाउंडेशन? सर, सरकार से कोई पैसा मिलता नहीं। कोई नहीं पैसा मिलता? कोई नहीं मिलता। सबसे बड़ी बात यह है, अपना घर भरतपुर में 400 से 500 तो बसों पे अपना घर की तीर्थ यात्रा के लोग बैनर लगा के आते हैं। जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे में धार्मिक लोग जाते हैं ना, उस तरह से जाते हैं। कोई चावल लेके आता है, कोई आटा लेके आता है, कोई दाल लेके आता है। इतनी ज़्यादा मान्यता है सेवा को। और वहाँ पे लोग आते हैं, पूजा करते हैं, सेवा करते हैं। उसके बाद किसी को 100 रुपये देना है, 500 देने हैं, 5,000 देने हैं, दाल, आटा, चावल, वस्त्र लाते हैं, वो दे के चले जाते हैं। इसी तरह से पूरी व्यवस्थाएं होती हैं। अब तक तो कोई विशेष फंड नहीं, लेकिन अभी कुछ पिछले 2 साल से शुरुआत हो गई है, जो CSR के तहत 2 ऑर्गेनाइजेशन ने फंड दिया है। कौन है वो ये 2? एक तो अजीम प्रेम जी फाउंडेशन है। अजीम प्रेम जी, प्रेम जी फाउंडेशन। अजीम प्रेम जी की आपने बात की, अद्भुत व्यक्ति वो भी। जितना कुछ उन्होंने कमाया है और उनकी कंपनी कमा रही है, वो सब कुछ उन्होंने दान पुण्य कर दिया। अद्भुत अद्भुत कार्य किया उन्होंने, अजीम प्रेम जी ने। जनता जो है अगर किसी तरह से वो मदद करना चाहे, किस तरह कर सकते हैं? तो कोई ऐसी संस्था है या कोई ऐसा जरिया है जहाँ से वो कर सकें? सबसे पहले अगर वो मदद करना चाहते हैं ना, तो उनके पास कहीं पे भी उनको इस तरह के प्रभुजन मिलते हैं जो असहाय, लावारिस, बीमार स्थिति में है। सबसे पहले उनको पहुंचाने में मदद करें, वो सबसे बड़ी मदद हो जाएगी। कोई ऐसा वेबसाइट वगैरह हो जहां पर जा सकें? हाँ, अपना घर आश्रम भरतपुर जी, वो एक है वेबसाइट आपका। हाँ, अपना घर आश्रम में जा सकते हैं। और ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, एक बार जब मान लीजिए कोई प्राणी आया, उसकी आपने चिकित्सा की और वो ठीक हो गया, तो उसका आप क्या करते हैं? उसको छोड़ देते हैं, रही रखते हैं, जाने देते हैं? हाँ सर, एक पुनर्वास का काम होता है सर जी। अब तक 20,000 से ज़्यादा जो पुनर्वासित कर चुके हैं ना, तो 20,000 से ज़्यादा 20,000 से ज़्यादा। सबसे पहले जैसे ठीक होते जाते हैं, उपचार चलता रहता है, तो उनका पूरा बायोडाटा लिया जाता है। इसमें IITN तक लगे हुए हैं उनको घर पहुंचाने के लिए। सबसे बड़ा काम है ये कि कैसे भी उनको घर उपलब्ध कराया जाए। क्योंकि यही हम जानना चाह रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति जो है, अगर उसको घर से निकाल दिया गया है, तो वो वापस कैसे जाता है या वापस उनको लेने के लिए तैयार रहता है कि नहीं परिवार?
हम ये वीडियो देख लेते हैं शायद हाँ, उससे वीडियो हमको के कुछ- माध्यम से, जी। कैन वी सी दैट वीडियो प्लीज? एक हमारा ऑब्जेक्ट ये है कि अपना घर केवल स्थायी रूप से ना हो, जो उनके परिवारों में भेजे जा सकते हैं, पुनर्वासित किए जा सकते हैं, उनको उनके घर भिजवाने की हम आवश्यक रूप से व्यवस्था करते हैं। इसके लिए स्पेशली एक सेल बनी हुई है, रिहेबिलिटेशन सेल। घर में कौन कौन है आपके? सब है, मम्मी पापा। मम्मी पापा। पता मालूम है आपको घर का? एक छोटा सा बच्चा है, घर जाना चाहते हो? भिजवाएंगे, दोनों चलेंगे। तुम्हें भी घर जाना है? उसका केवल यही काम है, जो पता बता दें, उनको पता सर्च करके उनके घर भिजवाने की व्यवस्था करना। हेलो, हाँ ओम प्रकाश। हाँ भाई बोलो। मैं आश्रम में राजस्थान भरतपुर में हूँ, कि मुझे जल्दी आ जा। भरतपुर आश्रम में उनसे भाई जी आवाज गिर हो रही है, भाई उनको दे दो फोन, मैं समझ लूँगा एड्रेस। प्लीज सर समझा लो, सर समझाना। ये हंसराज जी हमारे पास हैं, अपना घर आश्रम भरतपुर में। घर वालों को काफ़ी याद करते हैं ये, और घर जाना चाहते हैं। नहीं 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 नहीं, आ जाएंगे वो कह रहे हैं वो आ रहे हैं। ठीक है, वो आपको लेंगे। ठीक है। कहाँ से आए? दिल्ली में से प्रॉपर घर इलाहाबाद से। पहचानते हैं कौन है? हमारे बहुत ही है। पक्का? हाँ पक्का। अच्छी तरह रहना है। 20,000 से ज़्यादा प्रभुजनों को केवल इंडिया नहीं, नेपाल और बांग्लादेश में हम भिजवा चुके हैं। ये जितने थे ये सब अपने अपने परिवार के पास वापस जाना चाह रहे थे? जी सर। हाँ, या आपने भेजा इनको? नहीं, पहले सूचना देते हैं, फिर परिवार वाले आते हैं, जब लेके जाते हैं। और मान लीजिए किसी परिवार ने किसी को अलग किया होगा तो क्यों आएगा वो? जैसे ये जो फ़ोन पर रो रहे हैं, जी जी। इनकी पहली शादी हुई। हाँ। शादी से एक बेटा हुआ, पत्नी का देहावसान हो गया। पत्नी ने क्या? देहावसान हो गया, एक्सपायर हो गई। बेसिकली ये इंडस्ट्रियलिस्ट थे, फैक्ट्री थी इनकी प्लास्टिक के दाने की दिल्ली में। दूसरी पत्नी से कोई विवाद हुआ, उन्होंने भी घर से निकाल दिया। पत्नी ने निकाल दिया? हाँ, निकाल दिया। और उसके बाद ये इनका जो बेटा है वो इनको अपना घर में लेके आए थे, वो बीकॉम कर रहे हैं। तो बेटा इनको छोड़ने आया था कि डॉक्टर साहब मैं इनको कैसे संभालूं, मेरे पास तो कोई व्यवस्था नहीं है। वो भी काफ़ी वैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था, हल्के शब्दों का। मैंने उनको समझाया, मैंने कि पिता तो पिता ही होता है, माँ माँ ही होती है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। 2 4 5 मिनट उसने अपोज किया। उसके बाद वो बोला कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, जब मेरी नौकरी लगेगी ना, सबसे पहले मैं अपने पिता को लेने आऊँगा। और जब नौकरी लग गई तो इनको आपने वापस भिजवा दिया? हाँ। वाह। पुलिस जो है वो भी मदद करती है कभी आपकी? पुलिस सर ऑलवेज मदद करती है, हमेशा। पुलिस अधीक्षक को सबसे पहले हम कॉल करते हैं। जी हाँ, उन्हीं को। और पुलिस अधीक्षक के माध्यम से कहते हैं सर आपके जिले से ये हैं, तो संबंधित थाने का नंबर देते थे। पुलिस अधीक्षक जो है ऑलमोस्ट सभी कॉपरेट करते हैं। ऐसा कोई पुलिस अधीक्षक नहीं है जिसने कॉपरेट नहीं किया हो, और नंबर दे देते हैं। और बहुत जल्दी एक दिन जब होता है जब सूचना हमारे पास आ जाती है कि इनके परिवार वाले यहाँ पे हैं, ये एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर है, और बात करा देते हैं परिवार वालों से। ओके, अब चलते हैं आगे। डॉक्टर साहब, 11वां प्रश्न आएगा आपके इस खेल के जीवन में, और उसका मूल्य है 6,40,000 रुपए। 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं आपकी। यदि आपको कष्ट हो तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो 16वां प्रश्न है 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाता है। घड़ीमान जी जो चलते थे वो अब शांत हो जाएंगे। आपके पास समय है सोचने का। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस शासक ने भरतपुर राजस्थान में स्थित लोहागढ़ दुर्ग बनवाया था? Which ruler built the लोहागढ़ fort in भरतपुर राजस्थान? ऑप्शन A महाराजा सूरजमल, B राजा मान सिंह, C महाराजा माधव सिंह, D राव जोधा। लोहागढ़, महाराजा सूरजमल। इत्मीनान से सोचिए, समय है आपके पास। पहले कौन से थे, मान सिंह या सूरजमल?
सर ये लग रहा है मुझे तो। ये लग रहा है? बिल्कुल। ओके, ताला लगा दिया जाए। क्या क्या लगा दिया जाए सर। है? सर ये महाराजा सूरजमल। ये महाराजा सूरजमल पे ताला लगाया जाए। जी बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने भाई साहब। राजस्थान के भरतपुर में स्थित लोहागढ़ दुर्ग जाट राजा सूरजमल ने 18वीं शताब्दी में बनवाया था जी। और इसे भारत के अजेय दुर्गों में से एक माना जाता है। अजेय। आगे बढ़ते हैं गेम में। जी। अब आ रहा है आपके सामने 12वां प्रश्न, जिसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं, डॉक्टर बृजमोहन जी और डॉक्टर माधुरी जी। अगला प्रश्न 12वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। सही उत्तर दीजिए और 12,50,000 रुपए जीतने की संभावना है आपके सामने। ये रहा अगला प्रश्न। किसके द्वारा किया गया भगवद गीता का गुजराती अनुवाद अनासक्ति योग शीर्षक से प्रकाशित हुआ? Whose Gujarati translation of the Bhagavad Gita was called Anasakti Yog? A. Vikram Sarabhai. B. Sardar Vallabhbhai Patel. C. Mahatma Gandhi. D. Morarji Desai. भगवद गीता सर सी है। सी महात्मा गांधी लग रहा है मुझे तो। महात्मा गांधी लग रहा है आपको? यस। ओके, क्या करेंगे? क्या करना चाहेंगे? जो आपको पता है? देख लो जो आप खुद ही बताइए, हम वो कर देंगे जो आप कहेंगे। सर मुझे तो सी महात्मा गांधी लग रहा है, बाकी ठाकुर जी सब सवाल बताइए क्या करूं मैं? क्या लगा दें? सर सी महात्मा गांधी। ताला लगा दिया जाए? जी सर। सी महात्मा गांधी। ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। देवी जी आप बिल्कुल सही हैं। वाह क्या बात है। महात्मा गांधी जी ने गीता के श्लोकों का सरल अनुवाद करके उसको अनासक्ति योग का नाम दिया था। जी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने और जीत गए हैं आप 12,50,000 रुपए। बहुत बहुत बधाई आपको। हूटर बच गया है। आज का खेल यही समाप्त करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब आपसे मिल करके, आपकी बातों को सुन करके, जो कार्य आप कर रहे हैं समाज के लिए, सब लोगों के लिए, प्राणियों के लिए अद्भुत कार्य है। एक बार फिर इनका बहुत ज़्यादा अभिनंदन करते हैं। तो देवी संजो आज हमारा समय यही समाप्त होता है। सब लोग खड़े होकर के आपका अभिवादन कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। बैठे रहिए, आप बैठे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो डॉक्टर साहब आपने जो रकम जीती हुई है 12,50,000 रुपए, ये हम डिजिटली ट्रांसफ़र कर देंगे आपके अकाउंट में। अपना घर आश्रम भरतपुर, अकाउंट नंबर आ गया है। ट्रांसफ़र बटन हम दबाएंगे और 12,50,000 रुपए लिख दिए, कंफर्म किया और ये सीधे आपके अकाउंट में पहुंच गए। 12,50,000 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी एक प्रथा है, यहाँ पर हम फोटो लेते हैं। आप किसी को साथ में लाए नहीं हैं। आमतौर पर हम जो आप साथ में लाते हैं ना, उनको बुलाते हैं यहाँ कि हमारे साथ एक तस्वीर खींचे। लेकिन अगर कोई है हमारी जनता में, भाई साहब वो आ गए हैं, चलिए तालियां बज जाए इनके लिए। हम चाहते हैं कि ये इस फोन से एक तस्वीर ली जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। देवियों सज्जनों, देखिए हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जो भी कर्मवीर आते हैं उन्हें हम सम्मान के रूप में एक उपाधि चिन्ह भेंट करते हैं। पर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर माधुरी भारद्वाज ने अपने कार्य की प्रशंसा में दिया जाने वाला किसी भी तरह का सम्मान, पुरस्कार या उपाधि ये स्वीकार नहीं करते, क्योंकि इनका मानना है कि ये जो भी कार्य करते हैं सिर्फ अपनी खुशी के लिए करते हैं, न कि किसी पुरस्कार या सम्मान के लिए। बहुत ही सम्मानशील बात है आपकी। माँ अपने बच्चों की सेवा करती है जी, परवरिश करती है पूरा जीवन। पिता अपने बच्चों को संभालता है। बेटा अगर पैरालिसिस हो जाए
पिता तो उसको संभालता है जी। कभी कोई सम्मान की अपेक्षा करता है क्या? वाह। तो क्योंकि ये तो हमारे अपने परिवार के सदस्य हैं, परिवार के अपनों के लिए सम्मान लेना भी मुझे लग रहा है कि इससे बुरा दिन किसी के पास नहीं हो सकता जब कोई अपनों के लिए कुछ करके और सम्मान की आशा रखे। वाह, बहुत खूब, बहुत ही ऊंची विचारधारा। तो देवियों सज्जनों, अब हमारी मुलाकात सोमवार यानी दीपावली के बाद होगी, इसलिए हमारी ओर से आप सभी को दीपावली की अनेक अनेक शुभकामनाएं। ये दिन आपकी जिंदगी के सबसे यादगार दिनों में शामिल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे हम आज्ञा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, और एक बार फिर शुभ दीपावली। बहुत बहुत धन्यवाद।